हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 3 करेंगे। फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका डिलीवरी मॉडल्स के बारे में। तो जिसमें हमने पिछले 2 लेक्चर्स में फ्रेंड्स देख लिया था कि डिलीवरी मॉडल्स में फिजिकल डिलीवरी चैनल होते हैं और दूसरे रिमोट डिलीवरी चैनल होते हैं जो वर्चुअल जिन्हें कह सकते हैं हम। फिजिकल में हमने देखे थे 3 तरीके हैं जो है अपना प्रोडक्ट को डिलीवर करने का। एक तो ब्रांच का इंटरनल स्टाफ जो होता है उसके ज़रिए, दूसरा जो है हम डेडिकेटेड मार्केटिंग ऑफिसर वगैरह, डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर वगैरह अपॉइंट करके उसके थ्रू हम अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। और तीसरा तरीका हमने देखा था फ्रेंड्स, उसमें था डायरेक्ट सेलिंग एजेंसीज या डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को रखने का। फ्रेंड्स, ओके, तो ये फिजिकल में 3 तरीके थे। इसके अलावा भी जो है बैंक अपना रिटेल का प्रोडक्ट बेचने के लिए फ्रेंड्स टाई अप करते हैं डीलर्स। ओईएम का मतलब होता है फ्रेंड्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जिसने वास्तव में सामान बनाया है। जैसे मान लीजिए आपने डेल का लैपटॉप परचेज किया फॉर एग्जांपल, तो ओईएम क्या हुआ, लैपटॉप का डेल होता है फ्रेंड्स, यानी ओरिजिनली किसने बनाया है, तो डेल ने बनाया है। ओईएम का मतलब ये होता है इंस्टीट्यूट, आपको पता ही है। तो बैंक जो है क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट डीलर्स, ओईएम्स और इंस्टीट्यूट के साथ में टाई अप भी करते हैं अपना रिटेल का प्रोडक्ट बेचने के लिए। इसके अगर खास करके आपको एग्जाम्पल देखना हो तो एक तो देखिए हम कार लोन के लिए जो है क्या करते हैं, कार डीलर के साथ कांटेक्ट कर लेते हैं। उसमें हमारा क्या, ब्रांच का कोई पर्सन वहाँ बैठा होता है, जो भी कस्टमर कार खरीदने आएगा उसको हम अपने प्रोडक्ट ऑफर करते हैं कि कार लोन में ये स्कीम है। दूसरा फ्रेंड्स, हम जैसे हाउसिंग लोन होते हैं, जो बड़े बड़े फ्लैट्स वगैरह होते हैं, मतलब बड़े बड़ी जो आपकी सोसाइटी होती है वहाँ पर 100-150 फ्लैट हैं बिल्डर के, अगर वो बेचने हैं तो हम क्या करते हैं, बैंक अरेंजमेंट कर लेता है उसके साथ में कि अगर कोई फ्लैट बिकता है तो बैंक उसे प्री अप्रूव कर देता है और लोन सैंक्शन करता रहता है कस्टमर को। तीसरा हो सकता है एजुकेशन लोन। जब भी कहीं किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जैसे आईआईटी वगैरह में एडमिशन शुरू होता है या फिर किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन शुरू होता है तो बैंक अपना वहाँ पर कैंप लगाता है। कैंप लगा करके जो स्टूडेंट वहाँ पर आते हैं उनको जो है अपना एजुकेशन लोन वगैरह ऑफर करता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मतलब टाई अप करके डीलर्स के साथ अरेंजमेंट करके हम अपने प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं। तो उसी के बारे में फ्रेंड्स, ये बहुत ही मतलब जनरल सी बातें हमें यहाँ पर करनी, कुछ स्पेशल नहीं करना है, जनरल सी बातें करेंगे। तो टाई अप विथ इंस्टीट्यूशन, ओईएम्स एंड डीलर्स, बैंक एंटर इनटू टाई अप विथ फॉलोइंग एजेंसीज फॉर एक्सटेंडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ लोन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोन को ऑफर करने के लिए बैंक जो है टाई अप करता है किसके साथ में फ्रेंड्स, एजेंसीज के साथ में करता है। तो पहला इसका एग्जांपल देखेंगे, टाई अप विद द बिल्डर्स एज प्रेफर्ड फाइनेंसर फॉर एक्सटेंडिंग होम लोन टू प्रोस्पेक्टिव बायर्स। तो प्रोस्पेक्टिव बायर्स का मतलब, प्रोस्पेक्टिव मतलब जो होने वाला हो फ्रेंड्स, ओके। प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट का मतलब जिस जो हमारा प्रोडक्ट परचेज करने वाला, प्रोस्पेक्टिव बायर मतलब जो खरीदने वाला है। तो होम लोन ऑफर करना चाहते हैं हम, बिल्डर के साथ में मिल करके जो है टाई अप कर लिया। हमने क्या किया, बिल्डर के साथ मिल करके टाई अप कर लिया और जो भी कस्टमर उसके पास में घर खरीदने आता है उसको हम अपना होम लोन ऑफर करते हैं। तो इसके लिए हमने टाई अप किया हुआ है। तो स्पेशल कंसेशन लाइक वेवर ऑफ प्रोसेसिंग चार्जेज, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज, मोर्गेज चार्जेज विल बी ऑफर्ड एज एडिशनल अट्रैक्शन फॉर दीज बारोअर्स। तो अब इस बिल्डर के पास में जो भी मतलब कस्टमर आएगा फ्लैट वगैरह परचेज करने के लिए, उसको हम प्रोसेसिंग फ़ी जो चार्जेज़ हैं, डॉक्यूमेंटेशन के जो चार्जेज़ हैं, मॉर्गेज क्रिएट करवाने के जो चार्जेज़ हैं, ये सारे चार्जेज़ हम माफ़ करते हैं। मतलब वहाँ पर हमें दिखाते हैं कि ये चीज़ें सर आपको नहीं पड़ेंगी। अगर आप कहीं और से लोन लेंगे तो 56,000 रुपये, 60,000 रुपये आपको केवल इन्हीं कामों के लग जाएँगे। ये सारा हम आपको डिस्काउंट में दे रहे हैं। तो कस्टमर को भी लगता है कि हाँ, अगर मेरे 60,000 रुपये यहाँ से ही लोन लेने में बच जा रहे हैं, प्लस बैंक आपके पास आ रहा है। एक तरीके से आप देखिए, कस्टमर को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा जो है आपके दरवाजे पे, मतलब आपके पास ही खड़ा है, वहीं पर ही कोई ना कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव खड़ा है जो कि आपको तुरंत ही लोन देने के लिए ऑफ़र कर रहा है। तो कस्टमर को भी सहूलियत होती है, बैंक को भी सहूलियत होती है। उसे इधर-उधर ढूँढना नहीं पड़ता है कस्टमर। ठीक है? इन दिस टाइप ऑफ टाई अप, बैंक विल अप्रूव द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑफ बिल्डर एंड एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट टू फाइनेंस द इंडिविजुअल और ग्रुप बायर ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसमें क्या कर इस तरीके के टाई अप में क्या होता है, बैंक क्या करता है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को, बिल्डर का कोई प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कोई एक योजना है जिसमें बहुत सारे, मान लीजिए 500 जो है फ्लैट हैं, 500 विलाज हैं, 500 घर हैं, जो बनाए हैं बिल्डर ने। तो उसको जो है अप्रूवल दे दिया बैंक ने कि हाँ ठीक है, इसके सारे कागज़ात ठीक हैं। हम इसमें जो भी कस्टमर लोन लेने आएगा, चाहे वो इंडिविजुअल आए, चाहे एक ग्रुप बायर आ जाएँ, एक साथ 4-5 बायर आ जाएँ, तो उनको हम लोन सैंक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके का टाई अप हो जाता है फ्रेंड्स, ओके। बिल्डर्स इन टर्न विल रेफर देयर कस्टमर टू बैंक फॉर कंसीडरिंग होम लोन। अब इसमें क्या होगा, बिल्डर क्या करेगा, जब भी आप कोई कस्टमर आता है और वो घर की बात करता है कि उसे 60 लाख 50 लाख का मकान चाहिए, तो जैसे ही वो बोलेगा कि सर हमको लोन, हम लोन के थ्रू मतलब घर खरीदेंगे, तो जो बिल्डर होगा वो बोल देगा कि देखिए वहाँ पर हमारे
बैंक ऑफ बड़ौदा के मतलब स्टाफ मेंबर वगैरह, मैनेजर साहब वगैरह बैठे हुए हैं या जो भी लोग बैठे हुए हैं, आप जाकर के उनसे मिल लीजिए और जो है अपना लोन सैंक्शन करवा सकते हैं। तो इसमें बिल्डर ने क्या किया कि तुरंत ही बायर को उसने रेफ़र कर दिया बैंक के पास जाकर के होम लोन ले ले। अब इसमें बायर का क्या फ़ायदा है कि अगर जो है बैंक ने लोन सैंक्शन कर दिया तो तुरंत ही उसका एक फ्लैट बिक जाएगा, एक घर उसका बिक जाएगा, ये फ़ायदा हो जाता है। बैंक विल फ़ॉलो अप विद द कस्टमर रिगार्डिंग द लोन रिक्वायरमेंट। अब बैंक का काम होता है, एक बार कस्टमर बैंक के पास आ गया तो बैंक का काम है कि वो फ़ॉलो अप करे कस्टमर के साथ में लोन की उसकी रिक्वायरमेंट के लिए। बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी ऑफ द बोरोवर बैंक विल सैंक्शन होम लोन टू द एप्लीकेंट। और अगर उसकी एलिजिबिलिटी है, अगर उसके हाथ में जो कागज़ात बैंक को चाहिए, जो क्राइटेरिया है बैंक का अगर वो मिलता है, तो उसे होम लोन सैंक्शन कर दिया जाता है, ठीक है? तो ये हो गया फ्रेंड्स जो है सिंपल सा टाई अप किया हमने, बिल्डर के साथ में टाई अप किया और हमने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया, प्रोसेसिंग चार्जेज़ और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज़, मॉर्टगेज क्रिएशन चार्जेज़, ये सारे चार्जेज़ जो हैं वेव कर दिए, ख़त्म कर दिए। बोला कि आपको देने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा एडिशनल भी डिस्काउंट देते हैं, जैसे बोल दिया कि अभी अगर आप हमसे लेते हैं तो 25,000 रुपए जो है आपको डिस्काउंट कर देंगे या जो भी स्कीम ऑफ़र करते हैं, तो उससे बैंक का फ़ायदा होता है कि उसके जो कस्टमर होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस तरीके के जो टाई अप होता है उसमें बैंक क्या करता है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को बिल्डर के अप्रूव कर देता है और साथ ही साथ ये इंटरेस्ट दिखाता है कि वो इंडिविजुअल जो भी बायर होगा या ग्रुप बायर होगा उसको इस प्रोजेक्ट का उसको जो है फाइनेंस देने के लिए तैयार है। बिल्डर क्या करता है, एक बार कोई कस्टमर आता है घर खरीदने के लिए तो उसको जो है रेफ़र कर देता है होम लोन लेने के लिए बैंक के पास में। बैंक अपना फ़ॉलो अप करता है कस्टमर के साथ में कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से अगर उसकी एलिजिबिलिटी बनती है बोरोवर की, तो उसका एप्लीकेशन जो है अप्रूव करके उसको लोन दे दिया जाता है। ठीक है? अब दूसरे तरीके का भी टाई अप कर सकता है बैंक। इन अनदर टाइप ऑफ टाई अप, बैंक विल फाइनेंस द बिल्डर फॉर देयर हाउसिंग प्रोजेक्ट एंड एंटर इंटू अरेंजमेंट विथ द बिल्डर फॉर रीपेइंग द लोन फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ सेल्स ऑफ फ्लैट ऑफ द डिफरेंट बायर। अब देखिए ये पहला वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है, मान लीजिए 10 घर बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डर ने 10 घर बना के रखे हुए हैं, ऐसे लाइन से 10 घर बना के रखे हुए हैं। तो अब बिल्डर ने कहीं से पैसे का अरेंजमेंट कर रखा है और 10 घर बना लिए हैं। अब हमने अरेंजमेंट ये किया हुआ है कि जब कस्टमर आता है, पहला कस्टमर C1 कस्टमर 1 आया, उसको लोन दे दिया, C2 आया, उसको लोन दे दिया, C3 आया, उसको लोन दे दिया। ठीक है? ये पहले तरीके का अरेंजमेंट है। अब दूसरे तरीके का टाई अप क्या होता है कि बिल्डर 10 घर बनाना चाह रहा है, अभी उसने बनाया नहीं है, 10 घर वो बनाना चाहता है, उसके लिए बैंक से लोन चाहता है। तो बैंक क्या करेगा, एक टाई अप कर लेगा कि ठीक है, हम आपको लोन देते हैं 500 करोड़ रुपए का, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 500 करोड़ का लोन हम बिल्डर को दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, कस्टमर को लोन दे रहे थे, 60 लाख, 50 लाख जितने का भी मकान था उसका लोन हम कस्टमर को दे रहे थे। यहाँ दूसरे अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, बिल्डर को 500 करोड़ का लोन दे दिया, उसने 10 घर बना लिए, मान लेते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर, उसने 10 घर बनाए। अब जैसे-जैसे घर बिकता जाएगा वैसे-वैसे जो उसका पैसा निकलेगा वो हमें बैंक को वो बिल्डर वापस करता रहेगा फ्रेंड्स, ओके? तो ये हो गया अनदर टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ये होगा अनदर टाइप ऑफ टाई अप में क्या होता है, बैंक फाइनेंस करता है बिल्डर के हाउसिंग प्रोजेक्ट को ही सीधे फाइनेंस कर देता है और एक अरेंजमेंट ऐसा बनाता है कि अगर जो भी सेल्स प्रोसीड होगी, फ्लैट के बेचने के बाद जो भी पैसा मिलेगा उससे लोन की रीपेमेंट की जाएगी फ्रेंड्स, ओके? दे आल्सो कोलैबोरेट विद द बिल्डर्स एज प्रेफर्ड फाइनेंसर एंड सैंक्शन लोन बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द बायर्स एंड लोन प्रोसीड विल बी एडजस्टेड, है ना? तो मतलब कहने का कि बैंक जो है बिल्डर के साथ में कोलैबोरेट करते हैं, प्रेफर्ड फाइनेंसर बनते हैं, मतलब कहने का कि अब एक बैंक नहीं है, वहाँ पर कई सारे बैंक होंगे जो इस होड़ में होंगे कि हमारा इस बिल्डर के साथ में टाई अप हो जाए फ्रेंड्स, ओके? और लोन सैंक्शन किया जाता है बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द बायर, बायर की क्वालिटी कैसी उसके आधार पर ही उसको लोन सैंक्शन कर दिया जाता है। लोन प्रोसीड विल बी एडजस्टेड लोन स्टैंडर्ड टू द बिल्डर, और जो लोन प्रोसीड जो भी मकान बिकेंगे उससे जो पैसा मिलेगा उससे जो बिल्डर ने लोन लिया हुआ उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट बातें नहीं हो रही हैं। जनरल प्रैक्टिकल लाइफ़ की बात हो रही है। इसीलिए कहते हैं कि रिटेल बैंकिंग थोड़ी-सी सरल होती है क्योंकि हम प्रैक्टिकल बातें ज़्यादा करते हैं। टाई अप विथ ऑटो डीलर इज़ अनदर मेथड अडॉप्टेड बाय बैंक फॉर फाइनेंसिंग रिटेल क्रेडिट। तो अब क्या होगा, ऑटो डीलर जो कार वगैरह बेचते हैं, ट्रक बेचते हैं, बस बेचते हैं, उनके साथ में बैंक टाई अप कर लेता है रिटेल क्रेडिट को देने के लिए, यानी कार लोन हम कस्टमर को ऑफर करना चाहते हैं। दिस मॉडल इज मोर प्रिवलेंट एमंग प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक। ध्यान रखिएगा कि ये जो है मतलब होम लोन वाला ज़्यादा हमारे पब्लिक सेक्टर बैंकों में ज़्यादा यूज हो जाता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंकों में और फॉरेन बैंकों में आपका ऑटो डीलर के साथ में टाई अप करके और लोन देने का कॉन्सेप्ट ज़्यादा चलता है फ्रेंड्स, ओके? बैंक टाई अप विद द ऑटो डीलर एज ए प्रेफर्ड फाइनेंसर एंड सेटअप काउंटर डेस्क इन द शोरूम ऑफ ऑटो डीलर फॉर सोलिसिटिंग और मैनेजिंग द कस्टमर, सोलिसिटिंग और कैप्चरिंग कस्टमर
फॉर एक्सटेंडिंग लोन्स। तो अब इस अरेंजमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स कि बैंक एक टाई अप कर लेता है ऑटो डीलर के साथ में, और उसी ऑटो डीलर का ये जो शोरूम है उसी में कहीं पर एक डेस्क मिल जाती है, उसको एक मेज मिल जाती है, शोरूम में ही एक काउंटर या डेस्क लगा देता है जहाँ पर उसके रिप्रेजेंटेटिव या बैंक के एम्प्लॉय बैठे होते हैं, ताकि जो भी कस्टमर आता है पहले उसने अपने पसंद की कार चूज की, और जब उसने मान लीजिए 12 लाख 14 लाख की कार पसंद कर ली और वो कहता है कि मुझे लोन करवाना है, तो उसे यहाँ भेज देता है उस डेस्क के पास कि जा करके आप उस बैंक के एम्प्लॉय से बात कर लीजिए, और अगर आपका लोन हो जाता है, एलिजिबिलिटी हो जाती है, तो आपको लोन दे दिया जाता है फ्रेंड्स। ओके, व्हेन अ पर्सन, अब देखिए व्हेन अ पर्सन विजिट द टाई अप कार डीलर शोरूम, जब भी टाई अप वाले शोरूम में अगर आएगा कस्टमर, ऑन कंप्लीशन ऑफ हिज चॉइस, अपनी पसंद की कार उसने चॉइस कर ली, द कस्टमर इज रेफर टू द बैंक स्टाफ, कस्टमर को भेज दिया जाता है बैंक स्टाफ के पास शोरूम में, जो कि बैठा होता है, और बैंक स्टाफ इमीडिएटली जो है सारी डिटेल्स और रिक्वायरमेंट फुल देखता है और प्रोसेसिंग कर देता है लोन की बेस्ड ऑन मेरिट। अगर कस्टमर अच्छा है, सारी सारी एलिजिबिलिटी फुलफिल करता है, तो उसको लोन प्रोसेसिंग शुरू कर दिया जाता है। एज डिस्कस्ड इन केस ऑफ होम लोन बैंक एक्सटेंड लोन टू कार डीलर्स। अब यहाँ पर भी दूसरा केस है। देखिए यहाँ पर क्या था कि आप शोरूम में बैठे हुए हैं, 3 कस्टमर आए और तीनों ने एक-एक कार खरीदी, आपने उनको लोन दे दिया। अब दूसरा अरेंजमेंट क्या होगा कि एक कार डीलर को ही आपने लोन दे दिया, उसने 100 कार खरीदनी है। कार डीलर ने 100 कार खरीदनी थी, आपने उसको लोन दे दिया है कि ठीक है आप 100 कार खरीदिए, ये रहे आपके 5 करोड़ रुपए, और जाकर के 100 कार खरीद करके ले आइए। और जैसे-जैसे ये कार बिकती जाएगी कस्टमर को, वैसे-वैसे जो है हमको पैसे वापस करते जाइएगा फ्रेंड्स। ओके, तो अब क्या होगा कि बैंक ने टाई अप कर लिया, 5 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए का लोन दिया, 100 कार आ गई शोरूम में, तो हमने डीलिंग किसके साथ की? कस्टमर के साथ ना करके फ्रेंड्स यहाँ पर हमने डीलिंग की है सीधे कार फैक्ट्री के मालिक, सॉरी, कार के शोरूम के ओनर के साथ में हमने टाई अप कर लिया हुआ है फ्रेंड्स। ओके, और जैसे-जैसे वो कार बेचेगा, इस 100 कार में से जैसे-जैसे बेचता जाएगा, वैसे-वैसे पैसे वापस करता जाएगा। अब ये जो नीचे कस्टमर भी है, कई बार ये भी होगा कि जैसे 100 कार बेचनी है तो सभी नकद नहीं ले जाएँगे, ये भी फर्दर लोन करवाते हैं। तो वो अगर लोन करवाते हैं तो इस लोन के पैसे से इसका लोन खत्म होता है और कस्टमर अपना लोन धीरे-धीरे चुकाता है, तो ये भी पॉसिबल होता है फ्रेंड्स। ओके, तो जैसा होम लोन के केस में था, उसी तरीके से बैंक क्या करता है, कार डीलर के साथ में लोन कर देता है। लोन अगेंस्ट रिसीवेबल्स, और लोन ये रिसीवेबल, जो भी आपको कार बेचने के बाद में कस्टमर को आप 100 कार लेकर के आए, वो आप कस्टमर को बेचेंगे, जो भी आपको पैसे मिलेंगे उससे आपको लोन को एडजस्ट करना है, ठीक है? एंड लोन सैंक्शन टू द इंडिविजुअल बायर्स ऑफ द कार, और इंडिविजुअल जो बायर है कार का, उस लोन उसको भी सैंक्शन किया जाता है, उस लोन से ये वाला लोन निपटाया जाता है। समझिए, यहाँ पर डीलर है, इसने 100 जो है कार खरीदी और उसके बदले में 50 करोड़ रुपए का बैंक से लोन लिया। अब 100 कस्टमर में से मान लीजिए 10 कस्टमर आए और उन्होंने कार खरीदी और कुल मिलाकर के उन्होंने भी लोन करवा लिया, और उन्होंने मान लीजिए 10 करोड़ का लोन करवाया, 10 कस्टमर मिलकर के 10 करोड़ का लोन करवा लिया। तो अब इस लोन के ये जो 10 करोड़ रुपए मिले हैं कार बेचने से इस डीलर को, वो उठ करके इसमें 50 करोड़ के लोन को कम करते हैं। अब इसका डीलर का लोन बचा केवल 40 करोड़ रुपए का, और ये जो 10 कस्टमरों ने जो 1-1 करोड़ का लोन ले लिया है मान लीजिए, तो अब ये तो अपना भरते ही रहेंगे, इनका तो अपना लोन चल ही रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरीके के अरेंजमेंट भी जो है देखे जा सकते हैं। इन द अबव टाई अप डीलर ऑफर सम कंसेशन फ्रॉम देयर प्रॉफिट मार्जिन टू इंक्रीज सेल्स। अब इसमें क्या होता है कि जो डीलर होता है वो कुछ ना कुछ जो है मतलब कंसेशन देगा, लो थोड़ी सस्ती कार ऑफर करेगा, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जा सके। बैंक ऑफर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट एंड आल्सो वेवर ऑफ प्रोसेसिंग चार्जेस। बैंक भी क्या करेगा, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगा। अगर दूसरों को 6.5 चार्ज किया जा रहा है तो आपसे 6.25 चार्ज किया जाएगा, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। साथ ही साथ प्रोसेसिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, इन चार्जेस को भी जो है वेव ऑफ करने की बात की जाती है कि हम आपसे ये सब लेंगे नहीं। देयर इज अनदर टाइप ऑफ, इसके अलावा भी एक और तरीके का टाई अप होता है जिसमें मैन्युफैक्चरर, जिस कंपनी ने कार बनाई है, डीलर जो कार बेच रहा है, और बैंकर, हम लोग जो है कमिंग टुगेदर टू ऑफरिंग लोन विथ मैक्सिमम कंसेशन थ्रू शेयरिंग द कंसेशन बाई ऑल ऑफ 3, ठीक है? तो इस केस में क्या होता है कि इसमें एक ऐसा टाइप होता है, इसमें मैन्युफैक्चरर, जैसे मान लीजिए हुंडई कंपनी है, तो हुंडई कंपनी प्लस कोई कार का डीलर है, मान लीजिए आपके कानपुर में, इलाहाबाद में कोई शोरूम का डीलर है उसने, और प्लस जो है बैंक ने जो है आपस में टाई अप कर लिया है कि कोई भी कस्टमर अगर आता है तो उसको जो है हम यहाँ पर कंसेशन ऑफ़र करेंगे, सब लोग मिल करके कंसेशन देंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर मैन्युफैक्चरर भी इस प्रोसेस में शामिल हो जाता है फ्रेंड, तो जो कार मान लीजिए 6 लाख की पड़नी है, हो सकता है वो अब 5.4 लाख की ही पड़ जाए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देने के लिए कैपेबल होते हैं फ्रेंड्स। ओके, दिस इज़ अ विन-विन सिचुएशन। अब इसमें सभी को फ़ायदा होता है, ऑल कंसर्न्ड, है ना? मैन्युफैक्चरर की ज़्यादा से ज़्यादा कारें बिक गई, डीलर्स के लिए भी सेम केस होगा, और जो है बैंक के लिए तो फ़ायदा ही है, क्योंकि बैंक ने अपना रिटेल का लोन बेच दिया है। तो बैंक ने ढेर सारे लोन बाँटे,
डीलर ने ढेर सारी कारें बेची, मैन्युफैक्चरर ने भी अपनी फैक्ट्री से काफ़ी सारी कारें बेची, तो सबके लिए विन विन फ़ायदा होता है। बट दिस मॉडल अंडर स्ट्रेन, अब इसमें इस मॉडल में प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए महिंद्रा है, फॉर एग्जांपल महिंद्रा कंपनी की गाड़ियाँ आती हैं, तो महिंद्रा क्या करता है कि महिंद्रा ने अपना महिंद्रा फाइनेंस खोल रखा है, एनबीएफसी खोल रखी है। तो वो क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो है टाई अप क्या करते हैं कि अगर किसी ने महिंद्रा की गाड़ी खरीदनी है और उसको फाइनेंस करवाना है, तो वो महिंद्रा फाइनेंस से करवा देते हैं। समझिए इस बात को, उनकी खुद की जो है फाइनेंस कंपनी होती है, कार कंपनी की अपनी खुद की फाइनेंस एजेंसी होती है, जिससे वो फाइनेंस करवा देते हैं। यानी कहने मतलब कस्टमर बैंक नहीं जा पाता है, ज़्यादातर वो उनके खुद के जो है एनबीएफसी से लोन ले लेता है, तो इसलिए बैंकों को उतना फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो बट दिस मॉडल इज स्टेन एज मैन्युफैक्चरर थ्रू देयर फाइनेंसिंग आर्म्स, है ना। तो जो मैन्युफैक्चरर होता है जिसने कार बनाई हुई है, वो अपनी खुद की जो उनकी एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो फाइनेंस का काम देखती है। भाई बड़ी-बड़ी कंपनियों के एक काम नहीं होते हैं, कार भी बनाते हैं, फाइनेंस का काम भी देखते हैं, एसी भी बनाते हैं, जैसे टाटा का ही एग्जांपल ले लीजिए, है ना? तो सारे काम वो लोग करते हैं। तो उनकी जो फाइनेंस आर्म है, उन्हीं से जो है मतलब मैन्युफैक्चरर की जो फाइनेंस आर्म है, उन्हीं से लोन दिलवा देते हैं, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा कार को वो सेल कर सकें और एडिशनल प्रॉफिट भी जो इंटरेस्ट के तौर पर कमा सकें। तो इसलिए बैंकों के हाथ में ज़्यादा लग नहीं पाता है यहाँ पर कुछ खास फ्रेंड्स, ओके। अब इसको फ्रेंड्स मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक है नहीं, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ जा रहा हूँ। अब तीसरे तरीके का फ्रेंड्स जो है सैंक्शनिंग होती है पर्सनल लोन की। पर्सनल लोन टाई अप मॉडल में इंस्टीट्यूट से डिफरेंट इंस्टीट्यूट से टाई अप करके जो है पर्सनल लोन ऑफ़र किए जाते हैं। अब इसमें एक एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं कोई एक बढ़िया कंपनी है, जिसका नाम मान लेते हैं रिलायंस है फॉर एग्ज़ाम्पल। एक एग्ज़ाम्पल के लिए कह रहा हूँ, रिलायंस हो गई या टाटा मोटर्स हो गया मान लेते हैं। तो टाटा मोटर्स के साथ में बैंक क्या करेगा, टाई अप कर लेगा टाटा मोटर्स के साथ में कि जितने भी मतलब टाटा कंपनी के जितने भी टाटा मोटर्स के एम्प्लॉयी हैं, उनको पर्सनल लोन हम ऑफ़र करेंगे। गारंटी टाटा मोटर्स देगी और जो सैलरी टाटा मोटर्स अपने एम्प्लॉयी को ऑफ़र करेगी, उसी से हम पैसे काट लेंगे। अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है, तो टाटा मोटर्स हमको पैसे भरेगी। तो इस तरीके से लोन सिक्योर हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन हम ऑफ़र कर पाते हैं। तो बैंक टाई अप विद द इंस्टीट्यूशन फॉर एक्सटेंडिंग पर्सनल लोन टू ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज़ ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड रीपेमेंट ऑफ लोन विल बी अंडरटेकन बाय कंपनी, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि मतलब हम कंपनी के एम्प्लॉयी के साथ में मतलब पूरी कंपनी के साथ में टाई अप कर लेते हैं कि जो उनके एम्प्लॉइयों का ग्रुप है, उसको पर्सनल लोन हम ऑफ़र करेंगे और रीपेमेंट ऑफ लोन जो है वो कंपनी के द्वारा अंडरटेकन किया जाता है, यानी उसकी ज़िम्मेदारी वही लेता है। द इंस्टीट्यूट विल रिकवर सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉयी ऑफ ए मंथ बेसिस एंड रिमिट द बैंक डायरेक्टली। तो अब क्या होगा कि जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से ये टाई अप आपने किया टाटा मोटर्स के साथ में, तो वो एम्प्लॉयी की सैलरी से उतना पैसा हर महीने काट लेंगे और सीधे जो है बैंक को भेज देंगे फ्रेंड्स, ओके। तो 10 रीपेमेंट इज एश्योर्ड बाई फॉर द बैंक। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बैंक का जो पैसा है लौटने के उसके पूरे चांस हो जाते हैं। क्यों चांस हो जाते हैं? क्योंकि कंपनी की गारंटी रहती है फ्रेंड्स उसमें। अगर वो एम्प्लॉयी जो है सैलरी पाता रहेगा, तो आपको पैसे देता रहेगा, ठीक है मैम। तो पर्सनल लोन देने के लिए भी जो है अरेंजमेंट किए जाते हैं। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि जो है कार लोन के लिए टाई अप हो गया, होम लोन के लिए टाई अप हो गया। अब हमने पर्सनल लोन के लिए भी टाई अप की बात कर ली। अब एक लास्ट बचता है फ्रेंड्स, इवन एजुकेशन लोन के लिए भी जो है टाई अप अरेंजमेंट किया जाता है। इवन एजुकेशन लोन्स आर डिसबर्स्ड ऑन टाई अप बेसिस। बैंक सेट अप स्पेशल काउंटर्स ड्यूरिंग द एडमिशन सेशन इन रेपुटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड ऑफर एजुकेशन लोन बेस्ड ऑन मेरिट, ठीक है। तो बैंक क्या करते हैं, स्पेशल काउंटर लगाते हैं अपना विशेष काउंटर लगाते हैं जब भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, एडमिशन सेशन स्टार्ट होता है, कहाँ पर? किसी रेपुटेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जो इंस्टीट्यूट जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, जिसे हम अच्छा मानते हैं कि हाँ यहाँ से मतलब पढ़े हुए बच्चे नौकरी पा जाते हैं, वैसे इंस्टीट्यूट में एक स्पेशल काउंटर लगाया जाता है बैंकों के द्वारा और एजुकेशन लोन ऑफर किए जाते हैं स्टूडेंट्स को मेरिट बेसिस पर। अगर मतलब एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो उनको लोन ऑफर किया जाता है। बाई दिस वे दे कुड गार्नर गुड नंबर ऑफ लोन्स। तो इस तरीके से मान लीजिए अगर किसी इंस्टीट्यूट में 600 बच्चे एडमिशन करवाने आते हैं और 600 में से हम मान लेते हैं कि केवल 200 बच्चे जो है लोन लेना चाहते हैं, और इस 200 में से अगर हमारे बैंक को, क्योंकि हर बैंक अपना काउंटर लगाएगा, अगर हम 50 जो है 50 बच्चे भी जो है अपने एजुकेशन लोन के लिए एलिजिबल पाते हैं, तो फ्रेंड्स 50 लोन हम 1 दिन में सैंक्शन या 2 दिन में 3 दिन में सैंक्शन कर सकते हैं। तो अच्छा खासा जो है एक नंबर हमें मिल जाता है फ्रेंड्स, ओके। तो एजुकेशन लोन भी फ्रेंड्स जो है डिसबर्स किए जाते हैं टाई अप अरेंजमेंट में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात हो गई। द सर्विस लेवल थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक एंड रिमोट टाई अप चैनल्स आर अप टू एक्सपेक्टेशन आर नॉट कैन बी गेज्ड बाय बिहेवियर ऑफ कस्टमर एंड लॉयल्टी फैक्टर, ठीक है। तो
जो सर्विस हम ऑफ़र कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल के थ्रू, रिमोट चैनल के थ्रू या फिर टाई अप चैनल के थ्रू ऑफ़र कर रहे हैं, तो वो कस्टमर की जो है एक्सपेक्टेशन को मैच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसको हम कैसे नाप सकते हैं। तो वो पता चल सकता है कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, प्रोडक्ट ऑफ़र करने के बाद में, और लॉयल्टी फैक्टर कि कस्टमर क्या हमारे साथ बना रह रहा है या नहीं रह रहा है। टू स्ट्रेंथन द लॉयल्टी फैक्टर, कस्टमर शुड बी मेड अवेल मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। लॉयल्टी फैक्टर का मतलब जो है हमारे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑफ़र करने की ज़रूरत होती है। यानी हाउसिंग लोन भी हम ही से ले लें, अगर बच्चों की पढ़ाई करवानी है, एजुकेशन लोन लेना चाहता है तो वो भी हम ही से ले लें, अगर जो है बेटी की शादी करनी है, पर्सनल लोन वगैरह किसी काम के लिए घर रेनोवेट करवाना है, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तरीके के प्रोडक्ट हम उसको ऑफ़र करेंगे, तभी तो वो हमारे साथ में लॉयल बना रहेगा ना। अगर हम लोन ही नहीं ऑफ़र करेंगे, हाउसिंग लोन दिया, उसके बाद एजुकेशन लोन देने से मना कर दिया, तो लॉयल्टी कहाँ रह जाएगी? उसे अल्टीमेटली किसी दूसरे बैंक के पास जाना पड़ जाएगा फ्रेंड्स, ओके। टू अचीव दिस एन इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम शुड बी इन प्लेस इन बैंक। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए, जो कि मतलब हमारा कस्टमर हमारे साथ जुड़ा रहे, लॉयल्टी फैक्टर ज़्यादा रहे, उसके लिए सीआरएम होना बहुत ज़रूरी है। बैंक में सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम, बैंकों में होना चाहिए। सीआरएम के बारे में फ्रेंड्स एक पूरा चैप्टर है, वो हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर देख लेंगे फ्रेंड्स, ओके। तो इसी के साथ में फ्रेंड्स आपका ये चैप्टर नंबर 12 यहीं पर ख़त्म होता है। हमने लगभग सारी बातें पढ़ ली हैं, इससे ज़्यादा कुछ इसमें बचता नहीं है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।